हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग पहले की भांति स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हम लोगों ने पहला पाठ कक्षा 12 का कंप्लीट कर लिया है, जो विद्युत क्षेत्र तथा विभव वाला पाठ था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो जितना भी न्यूमेरिकल 40-45 जो भी है मेरे पास जो बुक है उसमें से आपको सब बताएंगे, और एग्जाम्पल जो है वो भी बताया जाएगा। तो लगभग 60-70 सवाल, 80 सवाल या सैकड़ों सवाल आपके हो जाएंगे। अगर आप सैकड़ों सवाल ये लगा लेते हैं तो आपका पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, और आपको बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखिए, मैं सवाल को लिखूंगा तो नहीं, सवाल मैं बोल दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, और मैं केवल यहाँ पर हल करके बताऊंगा, और सवाल मैं 2 बार पढ़ूंगा जिससे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल जैसे दिया है पहले पार्ट का, कि किसी वस्तु पर 6.4 × 10⁻⁻17 कूलाम का धनात्मक आवेश है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है बच्चों, एक बार और सुन लेंगे। किसी वस्तु पर 6.4 × 10⁻⁻17 कूलाम का धनात्मक आवेश है। तो कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर जो है आवेश की मात्रा दिया है 6.4 × 10⁻⁻17 कूलाम। इतने कूलाम का धनात्मक आवेश है। इतने कूलाम का क्या है, धनात्मक आवेश दिया है बच्चों। तो कह रहा है आपसे कि बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए बच्चों कि किसी वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं किसी दूसरी वस्तु पर। और जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हमारे पास हैं, ए और बी, और ए ने बी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ए पर जितना जितना इलेक्ट्रॉन वो बी को दिया है ए ने, उतना इस पर धन आवेश आ जाता है। इसका मतलब जितना आवेश इस वस्तु पर धनात्मक आवेश है, इसका मतलब इतने ही मात्रा में आवेश भी जिसको दिया है उस पर ऋणात्मक आवेश है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का चला जाना क्या, इलेक्ट्रॉनों के चले जाने से क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर उतना धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं तभी तो धनात्मक आवेश है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ना। जैसे इसके पास मान लीजिए यानी इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई कि अधिकता हुई। तो प्रश्न एकदम क्लियर है बच्चों, इसका उत्तर कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। अब कितनी मात्रा में हुई, ठीक है ना, उसको हम लोग निकाल लेंगे, उसकी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसकी संख्या निकालने के लिए हम मान लेते हैं उसकी संख्या n है। ठीक है बच्चों, एक जवाब तो मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ही किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश। इतना आप एकदम जान लीजिए कि जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को देता है तो उतनी मात्रा में उस पर क्या होते हैं, धनावेश आते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, ये भी जानते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इतनी होती है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण नियम के अनुसार शुरू में ही आपको बताए थे, आवेश की परमाणुकता की परिभाषा से Q बराबर N। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं Q का मान दिया ही है, N बराबर चाहिए, तो जिसको लाना है बच्चों उसको एक तरफ है, N को लाना है तो N को एक तरफ, बाकी सबको उठा के एक तरफ। तो N बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, Q/E। क्या मिल जाएगा, Q/E। ठीक है बच्चों, तो Q का मान दिया है, आप रख दें 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम बटे ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना। बस इसको हल करना है, हमें लग रहा हो कुछ लोग हल भी कर लिए होंगे। देखिए, एक 10 अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव से एक अंक पे दशमलव क्या हो गया, कट गया। कट गया तो यह क्या बचा आपका, 16×4 = 64। क्या बचा, 16 से कट गया, 16 × 1 = 16, 16 × 4 = 64। फिर ये 19 है, ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, देखो यहाँ 19 है, यहाँ 17 है, तो ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻17 और गुणे 10⁻+19, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। अब जानते हैं बच्चों, जब माइनस में प्लस में तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4×10⁻²। इसका मतलब है 400 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 400 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है,
कमी हुई है। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये हम आपको बताए थे आवेश का क्वांटीकरण में, आवेश की परमाणुकता में, कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उसकी मात्रा हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है ना। अ, दूसरा सवाल देखिए बच्चे, एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए, क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। एक बार फिर से सुन लेंगे बच्चों, क्योंकि मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, सवाल आप लोग लिखिए, मैं लगाऊंगा। एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश उत्पन्न होता है। मैं इसको मिटा दूं बच्चों। कितना आवेश उत्पन्न होता है, एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम, 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए और क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, क्षण के द्रव्यमान में भी कितनी वृद्धि हुई। तो ये दो सवाल आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो है एक इस पर हल किया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर Q/E। ठीक है ना, सॉरी Q/E। तो इसको आप निकाल लेंगे, E का मान पता है आपको ना। ये हो जाएगा आपको 8.0 गुणे 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए हल कर लेते हैं। तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा। तो 16, 16 का 16, 16×5 = 80 ना। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 5 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻+19, यही ना। ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 10⁻19 में से 7 गए, कितना हो जाएगा 12, 12। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या हो गई, अधिक एकत्र हो गए, यही कह रहा है। और इसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि कैसे निकालेंगे बच्चों। तो इतना तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इसका गुणा कर दें, तो उतना द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर आप लिख लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किग्रा गुणे n का मान अभी आपने निकाला है, n बराबर आपके पास 5 गुणे 10⁻12। तो इसको हल करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, हल करके देख लीजिए। 5 1 जा 5, ठीक है ना, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया। इसके बाद इसको यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो 10⁻31 में से 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा -19। ठीक है ना, आप लोग हल करिएगा। देखिए फिर इसके बाद और भी इसको हल करना चाहते हैं तो दशमलव को दाएं से बाएं लाएंगे जब, तो उतने उतने 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.55 गुणे 10⁻⁻19, और एक अंक पे दशमलव हम लोग इधर खिसकाए हैं बच्चों, तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप 19 में से एक घट जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 4.55 गुणे 10⁻⁻18। इतना किलोग्राम जो है क्या हो गया है, वृद्धि। इतने किलोग्राम की क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई है। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये आपको सवाल। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
क्या करा है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर है। सवाल एक बार और सुन लेंगे बच्चों। क्या है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी दिया है। तो दो प्रोटॉनों के बीच प्रोटॉन है बच्चों, तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होगी, अर्थात जितना एक प्रोटॉन पर होगा उतने दूसरे प्रोटॉन पर भी होगा। तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होती है, यही होता है। तो मान लो कि दो प्रोटॉन जो है एक दूसरे से कितना दूरी पर, दूरी दिया है आप लोग नोट करिए 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर। तो ये मान लीजिए दूरी है 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनके बीच कार्यरत बल की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों कि दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला बल कूलाम बल होता है, और कूलाम बल कैसे दिया जाता है, कूलाम बल की गणना कैसे की जाती है, 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होता है। उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो होती है स्मॉल r से प्रदर्शित, जो r बराबर दिया है यहाँ पर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कूलाम के नियम में बताया हूँ बच्चों। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। Q बराबर यानी से, तो आप जानते हैं Q बराबर यानी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या 1 कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 दशमलव मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 घाते माइनस 19 के बराबर। तो यहाँ पर गुणा करते बच्चों, 1.6 गुणे 10 की घाते 19, एक का गुणा करेंगे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q2 पर भी उतने ही रहेंगे क्योंकि दोनों प्रोटॉन ही है, एक Q2 है एक Q1 है, दोनों प्रोटॉन ही है। ठीक है बच्चों, बटे पूरे के बटे R का मान क्या दिया है, 4 गुणे 10 घाते माइनस 15। इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करते हैं हम लोग, हल कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 चौक 16, एक अंक यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव हम लोग लगा दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों जो कट रहा है उसको काट दीजिए। क्या क्या बचा आपके पास, देखो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 16 का गुणा 9 में 16 9 144, तो 144 हो गया। और एक अंक पे दशमलव यहाँ था, एक अंक पे दशमलव यहाँ था, तो 2 अंक पे हो गया मिला करके दशमलव। इसके बाद गुणे आपके पास यहाँ क्या क्या बचा, देखो 10 घाते 9 है, यहाँ 10 घाते 19, यहाँ 10 घाते 19 माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 घाते 9 गुणे 10 की घाते माइनस 38। यहाँ माइनस 19 पावर जुड़ जाएगा। इसके बाद नीचे वाला जो -15 और 10 घाते -15 ये चीजें हैं, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 15 30 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो +30 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखेंगे 1.44 गुणे, यहाँ देखिए 30 और यहाँ 9, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे 39 हो जाएगा, और ये 38 माइनस में है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। बस इतना बचेगा बच्चों, ठीक है ना। देखो आप लोग यहाँ पर 39 और यहाँ 10 घाते माइनस 38, तो घटने के बाद क्या आ जाएगा 1.44 गुणे 10, बस इतना बचेगा ना। 39 में से 38 घटेगा, एक ही बचेगा ना। तो आपके पास कितना आ गया ये आ गया आपके पास ये 14.4, कितना आ गया 14.4, ठीक है ना। इसका गुणा कर देंगे तो एक अंक पे दशमलव दाईं ओर घसक जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। ये पूछ रहा था इतना बल, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चों, तो बल का मात्रक न्यूटन लिख दो, ठीक है ना। इसमें एक सवाल और दिया है, नहीं इतने दिया है, यही सवाल है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तीसरा सवाल भी समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, तो अगला सवाल लिख लें बच्चों। क्या कह रहा है, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है। तो परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक 6 दिया है। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता आपसे पूछ रहा है,
निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं बच्चों एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के होता है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन 0 का मान जो है निर्वात में जो होता है उसकी निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 इतना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। तो के का मान दिया ही है तो इसी फार्मूले में हम लोग रख देते हैं, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में रख दो तो एप्सिलॉन का मान आ जाएगा आपके पास 8.85 × 10⁻12 गुणे के का मान 6 दिया है, 6 का गुणा कर दो, 6 × 5 = 30, 6 × 48, 48 और 3 = 51, फिर 6 × 48, 48 5 53, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, गुणे 10⁻12, ठीक है बच्चों। और आप दशमलव इधर लाना चाहते हो तो यहाँ हो जाएगा 5.3 और यहाँ हो जाएगा 1 अंक पे दशमलव आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ हो जाएगा आपका 10 से भाग दिए तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, 10⁻13 हो जाएगा, तो 5.310, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अच्छा इसका मात्रक भी लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक भी लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मात्रक, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा इसमें एक और सवाल दिया है, उसको भी हल कर लेते हैं। कह रहा है दो बिंदु आवेशों को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम करता है, इसको मिटा दें। दो बिंदु आवेश है, क्या सवाल कह रहा है, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, तो इनके बीच कार्यरत जो बल है बच्चों F वो कितना दिया है 80 न्यूटन, 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। कह रहे हैं कि जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, यानी दूरी इनकी सेम, मान लो ये r दूरी पर स्थित है, अब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, दूरी वही है, ठीक है ना। ये निर्वात में मान लो रखा गया है तो निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, और किसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है, तो मान लो जो है इसका परावैद्युतांक क्या है k, इसका मान k1 है, इसका मान k2 बराबर k मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। जिस माध्यम में रखा गया है उसको मान लेते हैं माध्यम k2, उसका परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक को k2 बराबर k मान लिया, और निर्वात वाले में तो 1 होता है k का मान ना। तो कह रहा है कि जब इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तब उस समय जो बल काम करता है यानी परावैद्युत माध्यम में, तो उस समय इसका बल का मान कितना होता है 8 न्यूटन, कितना हो जाता है 8 न्यूटन। तो आपसे पूछ क्या रहा है, माध्यम का परावैद्युतांक बताइए, आपसे के का मान यानी k2 बराबर k बराबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि एफ ही बराबर होता है F0 के, ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है ना। एफ ही बराबर F0 के, यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है निर्वात में परावैद्युतांक, निर्वात में बल और उसका परावैद्युतांक का गुणनफल। तो एफ ही का मान 80 न्यूटन दिया है बच्चों, 80 न्यूटन बराबर यहाँ पर एफ का मान कितना दिया है 8, कितना दिया है 8, ठीक है ना। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, F0 जो है FO उसका मान 80 है, और Fe का मान जब माध्यम में रख देते हैं तो उसका मान 8 न्यूटन दिया है, तो यहाँ पर FO होगा तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन बराबर यहाँ हो जाएगा 80 × k, यही कह रहा है। कहीं गलत हो रहा है लग रहा है, अच्छा हमने समीकरण गलत लिखा है बच्चों, थोड़ा सा मिलान कर ले, माफी चाहता हूँ। यह हो जाएगा आपका F0/F बराबर k, ये होता है संबंध, F0/F ही बराबर k, ये होता है संबंध। तो F0 का मान आपके पास दिया है 80, F0 का मान कितना दिया है 80, तो आप रख दें इसी में
ये हो जाएगा 80 बटे Fe का मान 8 न्यूटन दिया है तो 8 बराबर K, तो K का मान आपको पता चल जाएगा। तो 8 से 8 दहा में 80, तो K बराबर आ गया 10। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, एक सवाल और हम लोग करते हैं, इसके बाद कल हल करेंगे। पांचवा सवाल देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणुओं में यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य दूरी, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य जो दूरी है वो कितना दिया है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, आवेश की मात्रा दोनों पर क्या होती है, समान होती है। और आर का मान दिया है, कितना दिया है, 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5.3 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल की गणना करना है बच्चों तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बताइए बच्चों, समझ में आया। अब विद्युत बल की गणना हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ना, 1/4πε0 के का मान 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ पर रख दो बच्चों, यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁹ गुणे Q1 Q2 का मान बराबर है, तो यहाँ पर रख देंगे 1.6 × 10⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻19 बटे पूरे के बटे क्या है, इसकी बीच की दूरी दिया है हमारे पास, तो दूरी रख दीजिए आप 5.3 × 10⁻11। इसका स्क्वायर है बच्चों, नीचे स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻11, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर आता है 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। कितना आता है, 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। अच्छा, मैं इसको हल क्यों नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप लोग घर बैठ करके आराम से गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गुणा भाग तो कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमें उम्मीद है आज जितना सवाल आपको बताया गया वो सब समझ आए। सब एग्जाम्पल के सवाल हल करा रहे हैं बच्चों, पूरा एग्जाम्पल हो जाने के बाद आपको न्यूमेरिकल जो अभ्यास वाले सवाल दिए हैं वो सब भी बताए जाएंगे। तो आप लोग जो है बिल्कुल परेशान ना हो, सारे सवाल आपको बताएं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमें क्या बेहतर करना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए आप ज़रूर बताएं। आपका सुधार हमको स्वीकार्य है, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।